हाँ जी, क्या हाल है। सो बेसिकली वी आर डूइंग प्रॉफिट स्टेटमेंट्स। अच्छा, अभी तक जो हमने पिछले सवाल किए उन सब में ना नॉर्मल लेवल ऑफ प्रोडक्शन नहीं था। एंड इन दिस क्वेश्चन वी आर गोना डिस्कस अबाउट कि नॉर्मल लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है एंड इसके जो सवाल होते हैं वो किस तरह से करने हैं। ठीक है। अच्छा, अब जितने भी पिछले सवाल थे उनमें आपको सिर्फ ये जो आपकी स्क्रीन में सामने डेटा शो हो रहा है ये इतना डेटा शो होता था। एंड आपको सवाल में रिक्वायर्ड होता था कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू भी एंड मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू भी प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाए। एंड वो मैंने आपको पिछली लेक्चर्स में सारा समझा दिया कि कैसे बनाना है। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि ये एक एक्स्ट्रा लाइन है जो इधर आके मज़ीद ऐड हो गई है। ठीक है। होता बेसिकली है कि देर आर सर्टेन बिजनेसेस जो कि डिसाइड करते हैं, प्री डिसाइड होता है उनका कि यार उनकी प्रोडक्शन कितनी होगी। पिछले सवाल में ये नहीं गिवन था कि बिज़नेस के जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि कितना उन्होंने प्रोड्यूस करना है। बट इन दिस नाउ उसने आपको ये बता दिया कि नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी आपकी कितनी है, 10,000 यूनिट्स। इसका मतलब ये कि इन्होंने जो डिसाइड किया था एट द स्टार्ट, उन्होंने ये सोचा था कि हम इस साल 10,000 यूनिट्स बनाएंगे, मतलब हर साल वो क्या करेंगे 10,000 यूनिट्स बनाएंगे। बट अगर आप यहाँ पे देखो तो 2019 के अंदर अगर आप देखोगे तो उन्होंने 9700 यूनिट्स बनाए हैं, मतलब 10,000 से कम बनाए हैं। एंड 2020 में अगर आप देखोगे तो यूल गेट टू नो क्या उन्होंने 10,200 यूनिट्स बनाए हैं, मतलब नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी जितना उन्होंने सोचा था उससे ज़्यादा बनाया है। ठीक है। तो इसके सवाल करने कैसे ये मैं आपको समझाता हूँ। अब ये सवाल है पूरा। अब इसमें वो ये कह रहा है कि आप जो हैं वो एक प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाएं यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अच्छा, इसका मैं आपको एक बात और भी ये भी बता दूं कि इसका जो इफ़ेक्ट होता है ना, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की जो प्रॉफिट स्टेटमेंट होती है उस पर ही होता है। मार्जिनल में इसका कोई लिंक नहीं होता। ठीक है। नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी का मार्जिनल वैसे ही बनती है, एब्जॉर्प्शन में बस थोड़ा सा एक चेंज आता है। तो बनाते हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे 2019 की पहले बनाता हूँ देन 2020 की बनाता हूँ, यू गेट टू नो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो आई एम सेइंग दिस थिंग कि यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ऊपर, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू हम बनाना चाह रहे हैं। ठीक है। और पहले हम बनाएंगे 2019 की। ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ 2019। अच्छा, हमारा जो हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट होता है इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वो हमेशा सेल्स होता है। डू यू नो दिस थिंग ना, कि आपने जब भी कोई भी स्टेटमेंट बनानी है प्रॉफिट, तो आपने स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा सेल्स लेना है। तो 2019 का हमारा सेलिंग क्या होगा, अगर हमारी जो पर यूनिट सेलिंग प्राइस है वो 75 है एंड हमने सेल कितने यूनिट्स करे हैं 2019 में, यहाँ पे अगर आप देखो तो हमने सेल किए 9,000 यूनिट्स। तो हमारी जो सेल्स होंगी वो होंगी 75 मल्टीप्लाई बाय 9,000, तो वो आता है 675,000। ठीक है। तो मेरा जो सेल्स रेवेन्यू होगा वो होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, 675,000। अच्छा, उसके बाद बिकॉज इट्स एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे या तो आप लिखोगे डायरेक्ट कॉस्ट या फिर आप लिख सकते हो प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है। मैं यहाँ पे ना प्रोडक्शन कॉस्ट लिख रहा हूँ। ठीक है। आप डायरेक्ट कॉस्ट भी लिख सकते हो। ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट लिख रहा हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट मेरा जो होगा, सिंस देखो आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि जो अगर आपके यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आर नॉट इक्विवेलेंट टू यूनिट्स सोल्ड, तो आपने हमेशा क्या करना है, यहाँ पे भले हो या ना हो आपने हमेशा स्टार्ट करना है। यहाँ पे आप लिख लो बेशक इन्वेंट्री एट स्टार्ट, प्रॉपर फॉर्मेट के साथ चलोगे ना तो हेल्प होगी। ठीक है। इन्वेंट्री एट स्टार्ट। ठीक है। उसके बाद जितनी भी आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है, बिकॉज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आप सारी की सारी डायरेक्ट कॉस्ट आर द कॉस्ट विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो कौन कौन सी हैं मैं आपको लिस्ट बनवा देता हूँ। एक है डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट। ठीक है। दूसरी कॉस्ट होती है डायरेक्ट लेबर की, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू इट। ठीक है। उसके अलावा वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, मैं ऊपर जाके भी आपको दिखाता हूँ, बट ये चार कॉस्ट आप रट्टा मार लें बेशक। ये सारी ये डायरेक्ट कॉस्ट हैं। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, ऑल द कॉस्ट्स विच आर रिलेटेड टू
प्रोडक्शन। तो यहाँ पे अगर आप देखें, आपने सिर्फ 2019 का डेटा देखना है। अब आपने यहाँ पे ये करना है कि देखो, डायरेक्ट मटेरियल दिस इज़ अ डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर दिस इज़ अ डायरेक्ट कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड इज़ अ डायरेक्ट कॉस्ट बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ओवरहेड है। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड इज़ ऑल्सो अ डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। अब आपने ये चीज़ करनी है बेसिकली कि यहाँ पे आपने ये करना है, डायरेक्ट मटेरियल की क्या वैल्यू लोगे, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट जो है वो 10 है, ठीक है। अब 10 को आपने मल्टीप्लाई करना है जितने आपने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आपके 9700 हैं, यूनिट्स सोल्ड आपके 9000 है, वो आपकी बात की एडजस्टमेंट होगी, बट ये कि यूनिट्स प्रोड्यूस जो आपने किए वो 9700 है। तो 10 को 9700 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, तो वो आपको जो आंसर मिलेगा वो मेरे हिसाब से डायरेक्ट मटेरियल का 97,000 मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इन्वेंट्री एट स्टार्ट इसमें कोई भी नहीं है, ठीक है। वी आर अस्यूमिंग दिस थिंग कि इन्वेंट्री एट स्टार्ट कोई नहीं है बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस, ठीक है। लिखा हुआ नहीं है, बट बिकॉज 2019 से स्टार्ट हो रहा है ये सवाल, तो इसका मतलब है 2019 इज़ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस। 2020 में इन्वेंट्री एट स्टार्ट होगी, तो इन्वेंट्री एट स्टार्ट की जगह मैंने अभी डैश लगा दिया, यहाँ पे आप बेशक ज़ीरो लिख लो। डायरेक्ट लेबर जो है, डायरेक्ट लेबर को अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट लेबर में पर यूनिट जो है वो आपका 6 है। 2019 के डेटा को देखना है बिकॉज आप 2019 के बना रहे हो, ठीक है। डायरेक्ट लेबर आपका 6 है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 9700 के साथ बिकॉज यू हैव प्रोड्यूस्ड 9700 यूनिट्स इन 2019, ठीक है। तो डायरेक्ट लेबर पे जो आपका खर्चा आएगा वो आपका आएगा 58,200, ठीक है, 58,200। अच्छा, उसके बाद ये डायरेक्ट लेबर हो गया। उसके बाद वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो आपका, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर यहाँ से आप देखेंगे तो इट इज़ 4 पर यूनिट, ठीक है। एंड यू आर प्रोड्यूसिंग 9700 यूनिट्स, ठीक है। तो प्रोडक्शन के अंदर जो आपके वेरिएबल कॉस्ट लग रही है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो आपकी होगी 4 मल्टीप्लाई बाय 9700, ठीक है। तो 4 को आप अगर 9700 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपकी बनती है 38,800, ठीक है, 38,800। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, 38,800। अब आगे जो है वो आपने एक चीज़ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स का आपने करना पड़ेगा। अब फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स अगर आप देखो, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो है ना, मैं यहाँ पे ये चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो हैं वो आपके इन टोटल कितने हैं, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड आपके 2019 में 20,000 हैं, ठीक है। अब जो पिछले सवाल थे जो विदाउट नॉर्मल एक्टिविटी थे, उसमें आप क्या करते थे, पर यूनिट फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड निकालने के लिए 20,000 को डिवाइड करते थे यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के साथ, ठीक है। तो आपको पर यूनिट मिल जाता था, ठीक है। बट व्हाट आई मीन टू से इज, देखो अब अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आपके जो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड हैं वो 20,000 हैं एंड आपने यूनिट्स प्रोड्यूस 9700 करे हैं, तो आपकी जो पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ऐसे आएगी। इफ़ यू आर थिंकिंग इट दिस वे कि आप 20,000 को डिवाइड कर दें 9700 के साथ, ठीक है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि दिस विल बी रॉन्ग बिकॉज यहाँ पे आपके पास नॉर्मल एक्टिविटी गिवन है 10,000। इसका मतलब ये है कि आपने जो पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट, सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट का ही होता है, इसका और कोई लफड़ा नहीं होता। तो जो आपकी पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट है वो आपकी कैसे आएगी, आपकी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो 20,000 है, ठीक है। तो आपने 20,000 को डिवाइड करना है 10,000 पे, ठीक है। बिकॉज उनका जब बिज़नेस आपने साल स्टार्ट हुआ था उस टाइम आपने सोचा था, यहाँ से आपके पास $2 पर यूनिट आएगा, ठीक है। उस टाइम आपने सोचा था कि हम 10,000 यूनिट्स बनाएंगे एंड हर यूनिट पे हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट होगी वो $2 होगी। तो जब तक साल चल रहा है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट $2 पर यूनिट के हिसाब से एब्जॉर्ब होती रहेगी। तो 9700 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, मतलब जो पर यूनिट कॉस्ट होगी उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 9700 के साथ, ठीक है। जो हमारे पिछले सवाल होते थे
उनमें हम इसको डिवाइड नहीं करते थे, बिकॉज हमारे जो नॉर्मल एक्टिविटी थी वो थी नहीं। तो जब भी आपके पास नॉर्मल एक्टिविटी हो, उसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपकी जो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं उनको जो आपने पर यूनिट पे निकालना है, पर यूनिट फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड अगर आपने निकालना है तो आपने उस फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स की कॉस्ट को डिवाइड करना है नॉर्मल एक्टिविटी की यूनिट्स के साथ, एंड देन उसके बाद आप जितने भी यूनिट्स की फिक्स्ड कॉस्ट निकालना चाहते हैं उन नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें। $2 मेरी पर यूनिट आई है, अब मैं ये जानना चाहता हूँ मेरी 9700 यूनिट्स पे कितनी आई होगी, तो वो $2 के हिसाब से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ 9700 के साथ तो मुझे पता चलेगा कि मेरी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 19,400 आई है। ठीक है, यहाँ से आगे मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा मैं आगे क्लियर कर लूँ, मैं फिर उसके बाद आपको समझाता हूँ। 19,400, ठीक है, तो मेरी जो फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट होगी वो होगी 19,400। अच्छा, इसके बाद जो हमारा होता था वो थी एक चीज़, इन्वेंट्री एट एंड। वो हम क्यों करते थे, बिकॉज मसला ये है कि ये जो कॉस्ट है ये बेसिकली 9700 यूनिट्स की है। ठीक है, मतलब ये जो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर की हमने निकाली है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड निकाले हैं या फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड निकाले हैं, ये सारी कॉस्ट हमारी 9700 यूनिट्स पे है। बट ये जो हमारी सेल्स हैं ये 9000 यूनिट्स पे हैं। देख रहे हो यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो हमने डायरेक्ट मटेरियल की जो कॉस्ट निकाली है ना, वो पर यूनिट को हमने मल्टीप्लाई किया यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के साथ जो कि 9700 है, बट हमने सेल्स को मल्टीप्लाई किया पर यूनिट मतलब यूनिट सोल्ड के साथ, मतलब 9000 के साथ। तो अगर हम 9000 के रेवेन्यू में से, लाइक जो सेल्स रेवेन्यू है 9000 यूनिट्स का है, इसमें से अगर हम ये 9700 यूनिट्स की कॉस्ट लेस करते हैं ना, तो दैट विल बी रॉन्ग। तो इस पर्पस के लिए आप इसमें से जो ऊपर का 700 यूनिट है ना, उसकी कॉस्ट लेस करते हो। ठीक है, इन्वेंट्री एट एंड उसको कहते हैं, इन्वेंट्री एट एंड। अब इन्वेंट्री एट एंड का फॉर्मूला जो होता है वो मैंने आपको सिखाया हुआ है। इन्वेंट्री एट एंड का एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर जो फॉर्मूला होता है वो होता है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है, और प्लस फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। मतलब जितनी भी आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है ये सारी पर यूनिट, ठीक है, इस सब के साथ मैं पर यूनिट लगा रहा हूँ, पर यूनिट कॉस्ट ये सारी आप फाइंड आउट करें। तो डायरेक्ट मटेरियल मेरे हिसाब से 10 है, ठीक है, डायरेक्ट लेबर मेरे हिसाब से 6 था, आप ऊपर जाके देख भी सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल 10 है, डायरेक्ट लेबर 6 है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 4 हैं, और फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो हैं वो मैंने फाइंड आउट करें हैं। 20,000 को मैंने डिवाइड किया 10,000 पे, नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी पे डिवाइड करना है। मैं आपको समझाता हूँ कि 9700 पे क्यों नहीं डिवाइड किया, ठीक है, बट ये कि गिव मी लाइक 2 to 3 मिनट्स। तो यहाँ पे मेरे पास जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड आए हैं वो $2 आए हैं। ठीक है, तो मेरी जो फिक्स्ड कॉस्ट है, लाइक वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स की जो कॉस्ट आई है मेरी, सॉरी, सो बेसिकली जो आपका फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है वो आपका $2 पर यूनिट है। ठीक है, बिकॉज ये $2 इसलिए है बिकॉज आपकी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट थी वो 20,000 थी, एंड आपने सोचा जो था वो आपने सोचा था 10,000 यूनिट्स बनाएंगे आप, नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी जो था वो 10,000 यूनिट था। ठीक है, तो 10,000 यूनिट्स बिकॉज आपने सोचा था बनाने का, तो उस हिसाब से आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट बनती है ना वो $2 बनती है। तो यहाँ पे भी आपने $2 के हिसाब से ही लिखना है। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो आपके 4 हैं। ठीक है, मतलब ये सब कुछ जो है यहाँ पे भी मैं आपका ऊपर भी लिख देता हूँ, ये सब कुछ पर यूनिट है। ठीक है, पर यूनिट। अब ये जो मेरी पर यूनिट कॉस्ट बनती है वो 10 + 6 + 4 +2 जो बनती है ये मेरे हिसाब से 22 बनती है। अब इस 22 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 700 के साथ तो आई गेट टू नो कि मेरी जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री एट एंड जो है उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो 22 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 700 के साथ, तो यहाँ से मेरी जो वैल्यू आती है वो आती है 15,400। ठीक है,
15400। तो यहाँ पे मैं जाके इन्वेंट्री एट एंड की वैल्यू लिखूंगा। अब ये फॉर्मूला प्लीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। आई होप आपको अभी तक याद हो गया होगा जिन्होंने पिछले लेक्चर सारे लिए हैं। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर POH प्लस FPOH, ठीक है। तो ये 15,400 मैं यहाँ पे लिखूंगा एंड देन इसको मैं नेगेटिव में भी लिखूंगा, ठीक है। वैसे तो हम फिर यहाँ पे ये वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है, बट इन दिस आपको एक एडजस्टमेंट और करनी पड़ेगी। अब ये आप यहाँ पे प्लीज़ समझ लो, बिकॉज़ ये सवाल मैंने इसीलिए करवाया। अब वैसे तो क्या होता था, जिस सवाल में आपको नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी नहीं गिवन होता था, उस सवाल में आप इधर तक पहुँच के अब इधर जो आपका इसका नेट बन रहा है वो आप इधर इस ब्लॉक में लिखोगे एंड यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करोगे एंड यू विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। बट यहाँ पे आपको एक छोटी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, उसको कहते बेसिकली हैं, मैं पहले लिख देता हूँ एंड देन फिर मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब उस एडजस्टमेंट को बेसिकली कहते हैं कि अब ऐड अनरियलाइज्ड, मतलब अनरियलाइज्ड भी कह सकते हो, या अंडर एब्जॉर्ब्ड या ओवर एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। यहाँ पे आपने देखना है कि अगर आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो अंडर एब्जॉर्ब्ड हुई है तो उसको ऐड करना है। अगर वो ओवर एब्जॉर्ब्ड है तो उसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। मैं आपको समझाता हूँ कॉन्सेप्चुअली भी, ठीक है। देखो, आपने सोचा क्या था, आपने सोचा था कि आप 10,000 यूनिट्स बनाओगे, ठीक है। आप 10,000 यूनिट्स बनाओगे और आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट होगी, उस फिक्स्ड कॉस्ट की जो वैल्यू होगी वो 20,000 होगी, ठीक है। सो बेसिकली जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होगी, व्हाट आई मीन टू से इज, वो 20,000 होगी, ठीक है। अब अगर 20,000 आपकी फिक्स्ड कॉस्ट हो और आपने अपनी सोच के मुताबिक ही 10,000 यूनिट्स बनाए होते, ठीक है, फिर तो आपको कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट बिकॉज आपने 9700 यूनिट्स बनाए हैं, ठीक है, तो 9700 यूनिट्स पे जो आपकी कॉस्ट एब्जॉर्ब हो गई है, ठीक है, 9700 यूनिट्स पे जो आपकी कॉस्ट एब्जॉर्ब हुई है ना, वो 19,400 हुई है। बट एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है ना, वो इन टोटल होती है, वो कभी भी पर यूनिट नहीं होती। ये हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर ये करते हैं कि इसको एब्जॉर्ब कर देते हैं, ठीक है, पर यूनिट के हिसाब पे ले आते हैं, ठीक है। बट इन रियलिटी ये आपको कभी भी रेंट पर यूनिट नहीं देना पड़ता। रेंट इज एन एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। रेंट आपको देना टोटल पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी अब सीन ये है कि 20,000 आपने रेंट देना था, आपने सोचा था कि हम 10,000 यूनिट्स बनाएंगे। अब 20,000 रेंट आपने 10,000 यूनिट के ऊपर आपने डिवाइड किया, तो आपको पता चला कि पर यूनिट जो मेरा रेंट की कॉस्ट आ रही है वो $2 आ रही है। अब आपने $2 के हिसाब से कॉस्ट हर यूनिट की चार्ज करना स्टार्ट कर दी। बट इवेंचुअली जब आप एंड अप हुए, साल आपका ख़त्म हुआ, तो आपने 10,000 यूनिट्स तो बनाए ही नहीं थे। 10,000 यूनिट्स की जगह आपने 9700 यूनिट्स बनाए थे। तो इसका मतलब है आपकी 9700 यूनिट्स पे जो कॉस्ट एब्जॉर्ब हो गई है, ठीक है, इस 20,000 में से 19,400 एब्जॉर्ब हुई है। पूरी की पूरी 20,000 तब आपकी कवर होती $2 के हिसाब से जब आप 10,000 यूनिट्स बनाते, ठीक है। तो बिकॉज आपने 9700 यूनिट्स बनाए हैं, तो ऊपर वाला जो 600 रेंट रह गया, ठीक है, ऊपर वाला जो 600 का रेंट रह गया ना, उसको आप यहाँ पे लिखोगे अंडर एब्जॉर्ब, ठीक है। अब यहाँ पे आप बेशक लिख लो ऐड अंडर एब्जॉर्ब्ड, और अगर ओवर एब्जॉर्ब्ड होगा तो उसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। वो भी मैं आपको सवाल करवाऊँगा। अंडर एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। तो ये सीन है। यहाँ पे कितना बन रहा है 600। ये आपने ऐड इसलिए करना है बिकॉज ये वो 600 है जो आपकी इस 19,400 को कवर अप कर रही है, ठीक है। टोटल आपने तो दूसरा दिया ना 20,000, 20,000 में से 19,400 आपका 9700 यूनिट्स के अंदर कवर हो गया। बट ऐसा थोड़ी है कि रेंट वाला बोलेगा चलो यार अब आपने 9700 यूनिट्स बनाए हैं तो मुझे 19,400 दे दो। वो बोलेगा यार मुझे तो 20,000 पूरा दो। तो इस वजह से आप इधर ऐड अंडर एब्जॉर्ब करते हो, ठीक है। तो अब जब इस सारे का, अब यही एडजस्टमेंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब इस सारे का जब आप नेट करोगे तो यू विल गेट टू नो कि आपका जो इधर नेट बनता है ना,
वो 198,600 बनता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 198,600। अब आप जब इसको भी सब्ट्रैक्ट कर दोगे, जो कि आपकी लाइक कॉस्ट बनती है, प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, तो उधर उसके बाद आपके पास जो इधर वैल्यू आएगी उसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। बस यही एक एडजस्टमेंट है अंडर एब्जॉर्ब्ड की, और वो मैंने आई होप आपको समझा दी और आपको समझ भी आ गई होगी। तो सिंस इट्स एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा उसको आप कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। एंड आपका ग्रॉस प्रॉफिट बनता है, अगर अपना जो सेल रेवेन्यू 67,500 का, उसमें से आप 198,600 अगर लेस कर दें तो 476,400 बनता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, 476,400। अच्छा, अब सीन ये है कि इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आपने सारी की सारी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट लेस करनी है। ठीक है, अब नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कौन कौन सी है वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में आपकी दो ही आ रही हैं यहाँ पे, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड, ठीक है, और उसके अलावा एक है FAOH, मैं आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ, फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ये आपने याद रखना है। ठीक है, बिकॉज इट्स एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि सारी डायरेक्ट कॉस्ट जो होती हैं वो ऊपर लेस होती हैं और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं वो नीचे होती हैं। ठीक है, तो ये अब आपकी जो है एक फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ये, और वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड, ये दो कॉस्ट्स। ठीक है, तो ये आपने बेसिकली करना है। अब वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड जो है वो $3 है। ठीक है, अब $3 पर यूनिट है। अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 9,000 के साथ, बिकॉज आपने सेल कितने यूनिट्स किए, 9,000 यूनिट्स सेल किए हैं, तो वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड जो आएगा वो 9,700 यूनिट्स पे नहीं आएगा, ना ही 10,000 यूनिट्स पे आएगा, ये 9,000 यूनिट्स पे आएगा। तो 3 पर यूनिट है एंड 9,000 यूनिट्स आपने सेल किए हैं, तो ये बनता है 27,000। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 27,000। एंड फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जो हैं वो आपको टोटल में गिवन होंगे 10,000 के, ये देख रहे हो 10,000। तो 10,000 आपकी ये फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है। ये आप यहाँ पे आके फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स की जगह लिख दूंगा मैं। तो जब मैं इन दोनों को टोटल करूँगा तो ये 37,000 बनता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, अब इसको भी मैं लेस कर दूंगा तो यहाँ पे मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट मेरा बनता है 439,400 का। ठीक है, 439,400 का। अब इसमें ये आपका क्या आ गया, प्रॉफिट। अब आपने ये एक चीज़ बस सिर्फ यही याद रखना है यार, कि जब आपके पास नॉर्मल एक्टिविटी हो तो उसमें ओवर एंड अंडर एब्जॉर्ब्ड होगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट ईयर की भी 2009 की थी ये, एंड 2020 की भी बना के आपको दिखाऊंगा, एंड यू विल गेट टू नो कि मैं लाइक इट विल मेक योर लाइफ मोर ईजियर। ठीक है, तो करते हैं, एक मिनट, इसको ना मैं इरेज करना चाह रहा हूँ। अब आपने फोकस करना है 2020 पे। ठीक है, तो 2020 की क्या मुश्किल है, एब्जॉर्प्शन अगर इसकी 2019 की समझ आ गई है तो 2020 की भी आ जाएगी इंशाल्लाह। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दो कॉलम्स बनाने पड़े, तो यहाँ पे अब 2020 की भी बनाते हैं। मैं यहाँ पे 2020 लिख रहा हूँ, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू बनानी है। ठीक है, 2020 लिख रहा हूँ यहाँ पे, बस सिंपल। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट आपका हमेशा सेल्स होगा। ठीक है, तो सेल्स आपकी कितनी बनती है 2020 की, सेल्स आपकी जो पर यूनिट सेलिंग प्राइस है, सॉरी मैं इसको इरेज करता हूँ सारे को एंड देन मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, सो बेसिकली जो आपका तो ये 9,800 है, सही है। अच्छा, सो बेसिकली आपका जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है वो 80 है, एंड आपने इस साल जो यूनिट सेल करे हैं वो 9,800 यूनिट्स हैं। तो अगर 80 को 9,800 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि आपका सेल्स कितना है। तो मेरे हिसाब से आपका जो सेल बनता है वो 784,000 बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 784,000। ठीक है, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, मैं सही करके यहाँ पे लिखता हूँ 7
84,000, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे या तो डायरेक्ट कॉस्ट लिखो या प्रोडक्शन कॉस्ट लिखो, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट लिख रहा हूँ मैं। अब आई होप आपको अभी तक इतना तो आ गया। अब यहाँ पे आपके पास आएगी इन्वेंट्री एट स्टार्ट, इन्वेंट्री एट स्टार्ट। अब सीन ये है कि इन्वेंट्री एट स्टार्ट इधर की कितनी होगी, ठीक है। एक काम करता हूँ, पहले सारी कॉस्ट लिख देता हूँ। प्रोडक्शन कॉस्ट में इन्वेंट्री एट स्टार्ट आती है, उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, VPOH मतलब वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, एंड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ठीक है, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अच्छा, अब जो आपकी इन्वेंट्री एट स्टार्ट है वो क्या होगी, देखो पिछले साल जब 2019 की बनाई थी उसमें इन्वेंट्री एट स्टार्ट कोई नहीं थी, बिकॉज आपका 2019 पहला साल था। आप 2020 की बना रहे हो तो 2019 की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी ना, ये जो 2019 की क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट करिए 15,400, ये 2020 की ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो इन्वेंट्री एट स्टार्ट कितनी आ जाएगी आपके पास, 15,400, ठीक है। अब इसके बाद आपने देखना है डायरेक्ट मटेरियल कितना है। तो डायरेक्ट मटेरियल जो आपका पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल है इसका, वो $12 है। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपका डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कितना है 2020 का, 12, एंड यू हैव प्रोड्यूस्ड 10,200 यूनिट्स, ठीक है, सॉरी 10,200 यूनिट्स प्रोड्यूस करें हैं। तो अगर 10,200 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यू विल गेट टू नो कि आपका जो पर यूनिट टोटल डायरेक्ट मटेरियल पे खर्चा आता है प्रोडक्शन का, वो 122,400 आता है, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पे 122,400 लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने डायरेक्ट लेबर करना है। डायरेक्ट लेबर देखना पड़ेगा, डायरेक्ट लेबर है कितना। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट जो है वो $7 है, ये देख रहे हो। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 10,200 के साथ, बिकॉज यू हैव प्रोड्यूस्ड 10,200 यूनिट्स, ठीक है। तो 10,200 को अगर 7 के साथ मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट टू नो कि आपका जो आता है डायरेक्ट लेबर पे खर्चा वो 71,400 आता है, ठीक है। तो डायरेक्ट लेबर में मैं जाके 71,400 लिख रहा हूँ। अब उसके बाद आ गया VPOH, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। वेरिएबल जो प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट है वो $4 है, एंड यू आर प्रोड्यूसिंग 10,200 यूनिट्स। तो 4 को 10,200 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो विल गेट टू नो कि 40,800 बनता है। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड आपका बनता है 40,800। अच्छा, इसके बाद जो आपका फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है उसमें आपको देखना पड़ेगा। अगर आपका नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी ना गिवन होता, लाइक अगर नॉर्मल सवाल होता और नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी ना गिवन होता, तो आप डायरेक्ट ये फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जो आपको गिवन है टोटल 20,000 का, ये आप जाके उधर डाल सकते थे। बट अभी इसलिए नहीं डाल सकते बिकॉज यहाँ पे आपको नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी गिवन है। तो जब भी आपको नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी गिवन होगा, आपको करना ये पड़ेगा कि आपने जो आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है जो कि इस सूरत में 20,000 है, ठीक है। पिछले साल भी 20,000 थी, इस साल भी 20,000 है, सॉरी 20,000 है। इसको डिवाइड करोगे नॉर्मल एक्टिविटी के यूनिट्स पे, ठीक है, 10,000। इसका मतलब ये है कि हमें ये पता था कि हमारी जो टोटल कॉस्ट होगी फिक्स्ड 20,000 होगी, एंड हम बनाएंगे 10,000 यूनिट्स, ठीक है। तो हम मतलब हर यूनिट पे $2 चार्ज करेंगे, ठीक है। $2 हम इधर क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं हर यूनिट पे, ठीक है। बट आपने बनाए कितने यूनिट्स हैं, 10,200 बनाए हैं। तो $2 के हिसाब से 10,200 यूनिट पे कितनी कॉस्ट है। अब ये जो कॉस्ट होती है ना, इसका मतलब ये होता है कि आपने जो यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं उन पे कितनी कॉस्ट एब्जॉर्ब करी है आपने, ठीक है। तो इधर आपकी बनती है, आपकी जो लाइक कॉस्ट बनती है वो बनती है 20,400, ठीक है। व्हाट आई मीन टू से इज, यहाँ पे आपकी जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है वो बनते हैं 20,400। अब सीन ये है, व्हाट आई सिंपली डिड इज, मैंने ये किया है कि मैं इसको लाइक जो मेरी पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट मैंने जो सोची थी साल के शुरू में, उसको मल्टीप्लाई कर दिया जितने यूनिट्स मैंने बनाए हैं, ठीक है। तो उसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब सीन ये है, इसके बाद यहाँ पे एक वैल्यू आएगी जिसको कहते हैं इन्वेंट्री एट एंड, ठीक है। अब उसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, इन्वेंट्री एट एंड। अच्छा, वो क्या है, वो 4 चीज़ें हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ यार, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस
VPOH, मतलब जितनी भी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो सारी लिखनी है, VPOH प्लस वेरी फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। ठीक है, तो ये आपके पास 2 है, और उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल आपका 12 है, ये आपका 7 है, एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो आपका मेरे हिसाब से 4 है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। देख लेता हूँ मैं दोबारा से। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड आपका 4 है, तो यहाँ से जो आपकी कॉस्ट बनती है 12 + 7 इज़ 19 + 2 इज़ 21 + 4 इज़ 25। तो पर यूनिट जो आपकी कॉस्ट बनती है वो 25, इसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ़ यूनिट्स अनसोल्ड के साथ। अब यहाँ पे एक गेम है, जो गेम आपने समझनी है। देखो पहले साल में तो क्या सीन था, पहले साल में आपने 9700 यूनिट्स बनाए थे और 9000 यूनिट्स आपने बेच दिए, इसका मतलब है 700 यूनिट्स आपके एंड पे बच गए। ठीक है, बट अगले साल में आप ये नहीं कर सकते कि आपने 10,200 यूनिट्स बनाए और 9800 यूनिट्स बेचे, इन दोनों का डिफरेंस अब नहीं ले सकते। बिकॉज रीज़न ये है कि देखो अब जब साल शुरू हुआ था उस टाइम पे मैं, सॉरी यार ये एक कोई और ही सीन खुल गया, मैं ये पेज क्लियर करता हूँ एंड देन मैं आपको समझाता हूँ। ओहो, यहाँ पे चले जाते हैं थोड़ा सा आगे, यहाँ पे आ जाओ। अब मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। देखो जब आपका साल शुरू हुआ था, ठीक है, उस वक्त आपके पास पिछले साल के इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 700 यूनिट्स 700 यूनिट्स पड़े हुए थे। इधर इसको क्लियर कर दो। हाँ जी, सो बेसिकली आपके पास एट स्टार्ट ऑफ द ईयर 700 यूनिट्स पड़े हुए थे। उसके बाद आपने इस साल 10,200 यूनिट्स बनाए हैं। तो इन टोटल आप अगर इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास जो टोटल यूनिट्स बचते हैं ना इस साल के, जो आपके पास स्टॉक है वो 10,900 बनता है। ठीक है, अब इसमें से आपने 9800 यूनिट्स सेल करें हैं। ठीक है, तो अगर आपने 9800 यूनिट्स सेल कर दिए हैं, ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपके पास जो यूनिट्स बच गए इन्वेंट्री एट एंड, तो वो आपके पास मेरे हिसाब से 1100 यूनिट्स बच गए हैं। ठीक है, अगर आप ये करोगे, लाइक देखो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, इस इधर सवाल पे अगर आ जाओ, पहले साल में आपने क्या किया, इन दोनों का डायरेक्ट डिफरेंस ले लिया इन्वेंट्री एट एंड के यूनिट्स के लिए 9700 एंड 9000 का, बिकॉज आपके पास शुरू में कुछ भी नहीं था एट स्टार्ट। देखो ये भी यहाँ से भी मैं आपको समझाऊंगा ना तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जब आप 2000, ये दिस इज़ 2020, ठीक है, एंड दिस इज़ 2019, 2019 का अगर देखो तो एट स्टार्ट आपके पास 0 यूनिट्स थे, आपने 9700 यूनिट्स बनाए हैं, एंड उसमें से आपने 9000 यूनिट्स बल्कि ऐसे करते हैं, इस 9000 को भी बाद में लिखता हूं मैं, 0 यूनिट्स थे आपके पास, 9700 यूनिट्स आपने बनाए, तो इन टोटल आपके पास कितने यूनिट्स बन गए, 9700 यूनिट्स। ठीक है, अब इन 97 में से 9000 यूनिट्स आपने बेच दिए। जब 9000 आपने बेचे तो आपके पास इन टोटल जो यूनिट्स बच गए वो 700 यूनिट्स बच गए। ठीक है, बट इन 2020 में ये जो 700 यूनिट्स हैं, ये वाले कौन से, ये वाले 700 यूनिट्स भी आपके पास यहाँ पे एट स्टार्ट पड़े हुए हैं। ठीक है, एंड इसमें आप ऐड करोगे जितने आपने प्रोड्यूस किए हैं 10,200। अब ऐसा तो नहीं है कि इस 700 को फेंक तो नहीं सकते ना आप, आपने इनको भी बेचना है। तो अब जो आपके पास टोटल यूनिट्स की अमाउंट बन गई वो 10,900 बन गई है, उसमें से आप 9800 लेस करोगे जो आपने सेल करे हैं, तो आपके पास 1100 यूनिट्स बच गए हैं। ठीक है, तो आप इस पर यूनिट कॉस्ट को जो आपके पास आई है यहाँ पे 25, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1100 के साथ, तो यू विल गेट टू नो कि आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है। तो मेरे हिसाब से आपकी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बन रही है वो 27,500 बन रही है। ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 27,500 आप यहाँ से लेस करोगे। ठीक है, अब इसके बाद आपने ये भी देखना है, बिकॉज ये नॉर्मल एक्टिविटी का सवाल है,
तो आपने ये भी देखना होगा कि क्या यहाँ पे कोई अंडर एब्जॉर्ब्ड हो रहा है या ओवर एब्जॉर्ब्ड हो रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखो सवाल में देखना एंड यू विल गेट दिस। अब अगर आपको मैं यहाँ पे समझाऊँ, देखो 2019 में देखो, 2019 के अंदर आपकी जो फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट थी वो थी 20,000। आपने सोचा था आप बनाएंगे 10,000 यूनिट, ठीक है। अब 20,000 यूनिट, 20,000 की जो कॉस्ट थी, आपने जब 10,000 यूनिट पे डिवाइड की तो आपने ये सोचा कि हम 10,000 यूनिट क्योंकि बनाएंगे, तो हम अगर $2 पर यूनिट चार्ज करना स्टार्ट कर दें तो हमारी ये 20,000 यूनिट की कॉस्ट जितने हमने सोचे हुए हैं उतने हम कवर कर सकते हैं, ठीक है। बट हमने 2019 में 9700 यूनिट्स बनाए थे, ठीक है। तो 9700 यूनिट्स पे जो हमारी कॉस्ट कवर हुई थी वो 20,000 पूरी नहीं हुई थी, वो हमारी कॉस्ट कवर हुई थी ये 19,400, मतलब कम कॉस्ट कवर हुई थी प्रोडक्शन में जो हमने एब्जॉर्ब करी थी, ठीक है। तो इसलिए हमने ये जो हमारा अंडर एब्जॉर्ब था 600 का, ये हमने नीचे आके ऐड कर दिया, ठीक है। ये हमने ऐड कर दिया बिकॉज हमने उसको टोटल तो 20,000 देना है ना, हमने 19,400 थोड़ी देना है, 20,000 देना है। अब इन द नेक्स्ट ईयर हमने ये सोचा कि हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट होगी वो 20,000 होगी एंड हम यूनिट प्रोड्यूस नॉर्मल एक्टिविटी 10,000 है, तो $2 अगर पर यूनिट चार्ज करना स्टार्ट कर दें तो 10,000 यूनिट पे हमारी कॉस्ट कवर हो जाएगी। और हमने ऐसे ही किया, $2 के हिसाब से चार्ज करनी स्टार्ट कर दी, बट हमने 10,200 यूनिट बनाए, अपनी सोच से 200 यूनिट ज़्यादा बना लिए। तो जब हमने यूनिट्स पे चार्ज कॉस्ट करी तो 10,200 यूनिट पे हमारी जो कॉस्ट चार्ज हुई वो कितनी हुई, वो हो गई हमारी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वो हो गई हमारी 20,400, ठीक है। 20,400 की कॉस्ट आपने एब्जॉर्ब कर दिया, बट आपने पे कितना करना है, पे तो आपने 20,000 ही करना है ना, आपने 20,400 तो नहीं करना। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपकी ओवर एब्जॉर्ब्ड होगी है। तो ओवर एब्जॉर्ब्ड जो होती है ना वो हमेशा लेस होती है, बिकॉज ये आपने पैसा बचाया है, ठीक है, ज़्यादा प्रोड्यूस किया उस वजह से आपका बच गया है। तो 400 आप यहाँ से लेस करोगे, ये जब आप 400 भी यहाँ से लेस करोगे तो यू विल गेट टू नो कि आपकी यहाँ पे जो कॉस्ट बनती है वो 242,500 बनती है, सॉरी 242,500 बनती है। तो ये जब आप यहाँ से ये भी लेस करोगे कॉस्ट तो यू विल गेट टू नो कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक आंसर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट का, ग्रॉस प्रॉफिट का जो आपका आंसर आएगा वो 541,500 बनता है, ठीक है, 541,500। अच्छा, अब इसके बाद आपने नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट लेस करनी है, सॉरी आपकी जो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट होगी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दो ही हैं यहाँ पे भी, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड और मेरे ख्याल में फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ठीक है। ये दो कॉस्ट हैं, तो ये देखते हैं कितनी बनती हैं। वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड जो हैं वो आपके कितने हैं, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड आपके 4 पर यूनिट हैं, बट इस बार आपने सेल 9800 यूनिट्स की हैं तो 9800 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड 29,400 बनते हैं। तो वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड की जगह मैं जाके 29,400 लिख देता हूँ, 29,400 एंड फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 10,000 गिवन है, सॉरी आपके पास यहाँ पे 10,000 गिवन है, तो ये बनती है, अगर इन दोनों को ऐड कर लूँ तो 39,400 बनती है। तो ये कॉस्ट भी जब मैं बीच में से लेस कर दूंगा तो यहाँ पे मेरे पास जो है ना प्रॉफिट आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड यहाँ पे मेरे पास इधर का प्रॉफिट आ जाएगा जो कि अच्छा खासा बन रहा है 502,100, ठीक है। एंड दिस इज़ हाउ यू विल डू इट। अच्छा, मार्जिनल कॉस्टिंग में ना ये नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी गिवन भी हो तो मार्जिनल कॉस्टिंग में सेम तरीके से बनानी है, ठीक है। मैं आपको फॉर्मेट भी बता देता हूँ, उसमें ये होता है कि सेल्स आप ऊपर लिखते हो, उसके बाद सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट आपने लेस करनी है और उसके बाद आपने दूसरी कॉस्ट
फिक्स्ड कॉस्ट सारी की सारी लेस करनी है, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू विल डू इट। मार्जिनल कॉस्टिंग में सेम होता है, बस अगर नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी हो तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में थोड़ी सी ट्रीटमेंट डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू विल डू इट। बस यही याद रखना है कि अगर ज़्यादा बना लिया है तो उसमें आपने ओवर एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा, एंड अगर आपने कम बना लिया है तो अंडर एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू विल डू इट। इंशाल्लाह इसकी मैं मज़ीद भी आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा नेक्स्ट क्लासेस में, तो यू विल गेट द हैंग ऑफ इट।